नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 3 मई 2023 और आज आपका एमटीएस का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गया हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट वाली एक्स्ट्रा फैक्ट देता हूँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट हिट करता है। और आप लोग कहते हो कि आपका कहीं सेटिंग तो नहीं है एग्जामिनर से, है ना? तो ये कुछ नहीं है, ये हमारी रिसर्च है और आप लोगों का प्यार है कि हम इतने अच्छे जो है कंटेंट लेके आते हैं और आपको फायदा कराने की बस सोचते रहते हैं और हो भी जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और आज का जो ये शिफ्ट में क्वेश्चन आया है, यहाँ पर मुझे 20 से 21 जीके जीएस के प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो 14 से 15 क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट से आया है। ये कोई हवाबाजी नहीं है, हमारे 37 प्रैक्टिस सेट की वीडियो है जो एसएससी एमटीएस के नाम से मैं मार्च मिड से पढ़ाना स्टार्ट किया था और टिल 1 मई तक पढ़ाया मैंने प्रैक्टिस सेट के तौर पे। तो इसे देख ले, जिनको भी एग्जाम देना और एनालिसिस को रोजाना फॉलो करें, एक्स्ट्रा फैक्ट को संभालें, आपको काम जरूर आएगा। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, लियोनेल मेसी का संबंध किस खेल से है? देखिए, आदमी वही पूछा जाता है जो किसी न किसी रूप में हाईलाइट हुआ हो। अब लियोनेल मेसी को क्यों पूछे जा रहे हैं? क्योंकि भाई इन्होंने अभी अभी फीफा जितवाया है। फीफा जो कतर में हुआ है 2022, तो इन्होंने जीता। इसके अलावा इसमें फीफा में इसे गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला था, तो क्यों नहीं पूछा जाएगा भाई इसे? तो पूछा गया, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। कौन? लियोनेल मेसी। अब लियोनेल मेसी को जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था आपका कहाँ पे? कतर के अंदर। कब? 2022 में। तो इसमें कौन से पुरस्कार दिए गए थे? तो गोल्डन बॉल का पुरस्कार जो है लियोनेल मेसी साहब को दिया गया था। इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो हुआ था कतर में, इसमें विजेता कौन रहे हैं? अर्जेंटीना। उप विजेता कौन रहे हैं? फ्रांस। तो ये दोनों बात भी ध्यान रखेंगे। रनर अप जो है विनर हो गया आपका अर्जेंटीना, रनर अप हो गया फ्रांस। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर के अंदर जो आयोजित हुए थे। अब देखिए, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन ग्लव्स का भी पुरस्कार दिया गया है। ये वाला ग्लव्स, हाथ में पहनने वाला ग्लव्स, तो गोल्डन ग्लव्स का पुरस्कार एमिलियानो मार्टिनेज को मिला है। गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी बताया। और गोल्डन बूट जो है ये किलियन एम्बाप्पे को मिला है, जो फ्रांस के हैं। किलियन एम्बाप्पे कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। तो इन्हें भी दिया गया है। तो ये तीनों पुरस्कार विशेष रूप से ध्यान रखें। फीफा वर्ल्ड कप जो आगामी होगी ये 2026 के अंदर होगा। ये होगा आपका अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। फीफा इसी साल होने वाला है, महिला वाला। ये कहाँ पे होगा? फीफा वुमेन वर्ल्ड कप। तो ये आपका होगा कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड के अंदर कंबाइंड रूप से। तो इसे भी ध्यान रखें। फीफा वर्ल्ड कप महिला 2023 कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर होगा। आपसे अगर कोई पूछे कि भाई फीफा जो संस्था है इसकी स्थापना कब किया गया, तो बता देना 1904 में किया गया था। और फीफा का मुख्यालय कहाँ पे रखा गया है? तो ज्यूरिख के अंदर रखा गया है। उसी प्रकार से आईसीसी का मुख्यालय ध्यान रखिएगा, दुबई के अंदर है। आईसीसी के जो वर्तमान अध्यक्ष है ग्रेग बर्कले हैं, इसे भी ध्यान रखें। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला जो प्रश्न हमारा, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आए थे? देखिए, मेगास्थनीज जो है ये मौर्य वंश के शासनकाल में भारत आए थे। अब मेगास्थनीज को लोग क्यों पहचानते हैं? सबसे ज्यादा इसलिए पहचानते हैं क्योंकि इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखे थे। आपका इस फॉर्म में कई सारे किताब के जो राइटर हैं उनका नाम पूछा जाता है, जैसे इंडिका राज तरंगनी, इंडिका राज तरंगनी। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है रेहला, है ना? इसके अलावा आपसे पूछा जाता है संवाद कौमुदी, है ना? संवाद कुमौदी। ये सब जो कुछ पुस्तक हैं पुराने, इनके राइटर का नाम मराठा, केसरी, रक्त गुप्तचर, इस प्रकार के जो कुछ पुस्तक हैं जिसका नाम आपसे पूछा जाता है। जिसमें देखिए, मेगास्थनीज ने लिखा है इंडिका। अर्थशास्त्र कल पूछा गया था, चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। अर्थशास्त्र वाली पुस्तक से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये किस विषय पर आधारित है, तो आपको बताना है राजनीतिक विज्ञान, न कि भाई मतलब अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स पर आधारित नहीं था। ये कानून पे आधारित पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत आप कह सकते हैं। इसके अलावा इस फॉर्म में एक और यात्री आया, इब्न बतूता। ये किसके काल में आए? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक कौन है भाई? तुगलक वंश के शासक हुए। तुगलक वंश के कितने नंबर शासक हुए? 2 नंबर शासक। ये गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र थे, बड़े वाले। ठीक है, इसी के काल में आया था मोहम्मद बिन तुगलक और इब्न बतूता। और ये कहाँ के रहने वाले थे? मोरक्को के। कहाँ के? मोरक्को के। कौन सा किताब लिखा था? रेहला नामक किताब लिखा था। इसी फॉर्म में एक क्वेश्चन और आता है कि फहियान किसके काल में आए थे? देखिए, फहियान जो आया था ये चंद्रगुप्त द्वितीय, इसे ही विक्रमादित्य भी कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसी के काल में भारत आए थे भ्रमण के लिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हेन सांग किसके काल में भारत आए थे? तो हुएन सांग जो है ये हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आए थे। हुएन सांग को जो है ना किंग ऑफ पिलग्रिम, यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, या इसे शाक्य मुनि भी कहा जाता है।
है, ठीक है। शाक्य मुनि भी कहा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आप और याद रख सकते हैं कि बुद्ध जो थे ये शाक्य कुल के थे और इसे शाक्य मुनि इसी के नाम से मिला है क्योंकि ये बौद्ध धर्म के शिक्षा लेने ही भारत आए थे और नालंदा विश्वविद्यालय से परिचित रहे। कौन? हेनसांग। हेनसांग ने एक अपनी रचना भी की जिसका नाम है सी यू की, है ना, सी यू की, इसी प्रकार के नाम है ना, तो इसे भी ध्यान रखेंगे हेनसांग को, ठीक है। अब महात्मा, अब भाई अब यात्रियों का राजकुमार हेनसांग को कहा जाता है तो महात्मा बुद्ध का भी नाम आ गया है, तो लाइट ऑफ एशिया कहते हैं महात्मा बुद्ध को, LAO, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग ले सकते हैं, ये भी PDF में है, तो है ना। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भाग लेते हैं, मैंने जोर डाल के बताया भाई कि लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य के जो विधानसभा होते हैं उसके सिर्फ निर्वाचित सदस्य। अब मुझे कोई बताएगा कि इस समय जो है संसद में निर्वाचित सदस्य कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, ये आपको जानना होगा। देखिए याद करने से कुछ नहीं होता, समझदारी डेवलप कीजिए। देखिए लोकसभा में जो है इस समय तो 550 चुनाव से ही आते हैं, है ना। हालांकि 550 पे हमारा लोकसभा भी नहीं चल रहा है, लेकिन मैंने मैक्सिमम की बात करा है तो 550 चुनाव से ही आएंगे क्योंकि जो एंग्लो इंडियन वाली सिस्टम थी कि दो एंग्लो इंडियन का डिपुटेशन जो है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता था, ये आर्टिकल 331 के थ्रू, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसको जो है अब तो टर्मिनेट कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस समय जो पहले लोकसभा में 552 सदस्य हुआ करता था, अब 550 होगा, सारे के सारे निर्वाचन से ही आएंगे, ठीक है। इसके अलावा 550 आ गया आपका लोकसभा में निर्वाचन से। अब राज्यसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मतलब सांसद होते हैं 250 हो सकते हैं, इसमें से 238 तो चुनाव से आता है और 12 आपका राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन से आता है, तो 238 यहां से आ सकता है। इस प्रकार से 8 5 3 8 7 788 सदस्य जो है मैक्सिमम संसद के अंदर चुनाव से आ सकते हैं, ठीक है। और 12 सदस्य जो है ये राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा डिप्यूट किया जाता है। किसे? मुझे करेंगे? नहीं, कला साहित्य खेल आदि में जो निपुण है, जो उस लायक, जो गरिमा को फॉलो करता है, जो वहां तक पहुंचने लायक है, उनको कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो पद्धति है कि 12 सदस्य को राज्यसभा में देना है, ये कहां से लिया गया है भाई? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है भाई। आयरलैंड भारतीय इतिहास में काफी इंपोर्टेंट है। देखिए आयरलैंड के संविधान से ये चीज लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है जो आपका भाग 4 में रखा गया है। आयरिश लेडी थी आपका एनी बेसेंट, जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन में काफी अच्छा खासा रोल निभाई, है ना। तो इस प्रकार से आयरलैंड से हम काफी क्लोज हैं, हमारा मित्रता काफी अच्छा है। इसके अलावा राष्ट्रपति पे एक महाभियोग होता है। देखिए मैंने एक सूत्र बताया है आपको, पकानी कोका दियोदशम, पकानी कोका दियोदशम, है ना, दुयो दुयो हर्षुकार योकार दो, इसका मतलब दोबारा निर्वाचन से है, ठीक है। इसके अलावा दशम, इसमें आपको 52 से लेकर 61 तक का आर्टिकल बैठा देना है। मैं शुरू का 3 और लास्ट का 3 हमेशा बता देता हूं, चुटकी में याद हो जाता है। पौसे पद कार्यपालिका का प्रधान निर्वाचन, पकानी 52 53 54। लास्ट से आइए 61 का हो गया, 9 से महाभियोग, 100 से शपथ, है ना, 10 से दिशा निषेध, इस प्रकार से, है ना। तो आप जो है इसे पढ़ सकते हैं, आराम से याद रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ आर्टिकल्स हैं राष्ट्रपति का, जैसे 61 अभी दशम में पड़ गया था, 9 से महाभियोग, 52 राष्ट्रपति का पद, 72 राष्ट्रपति का क्षमादान, है ना, 123 रख लीजिएगा राष्ट्रपति का अध्यादेश, 108 रख लीजिएगा राष्ट्रपति का ज्वाइंट सीटिंग बुलाना लोकसभा और राज्यसभा का, 100 कितना रख लें, हाँ चलिए ठीक है कोई नहीं, 280 रख लीजिए वित्त आयोग का गठन, है ना। इसके वाला 76 रख लीजिए महान्यायवादी की नियुक्ति, 75 का ए रख लीजिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति संबंधित कुछ आर्टिकल जो आपको ध्यान रखने चाहिए। दोस्तों जो जो याद आता जाएगा बताता जाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, आपको तो उस कुर्सी तक पहुंचाना है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। देखिए राष्ट्रपति में कौन ले रहा था? लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? तो संसद के सभी सदस्य, चाहे वो मनोनयन वाला हो और चाहे वो निर्वाचन वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वर्तमान में राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का क्रम आपको याद रखना चाहिए। राष्ट्रपति का क्रम चल रहा है 15वां और उपराष्ट्रपति का क्रम चल रहा है 14वां। ये किस लिए हुआ है कोई मुझे बताएगा? क्योंकि 2 ऐसे उपराष्ट्रपति हुए कि 2-2 कार्यकाल के लिए जो है पदभार संभाले। एक आपका कौन थे, मतलब डॉक्टर हामिद अंसारी साहब, और एक आपका पहला उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन साहब, ठीक है। चलते हैं आगे। वर्तमान में जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू साहिबा है और उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ साहब हैं। जगदीप धनखड़ साहब के बारे में आपसे एक क्वेश्चन कर सकता है एग्जामिनर कि जगदीप धनखड़ मतलब प्रेजेंट उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है वर्तमान पोस्ट को होल्ड करने से पहले किस राज्य में राज्यपाल के पद पे तैनात थे? तो आपको पश्चिम बंगाल बता देना है, ठीक है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, बाद में उपराष्ट्रपति के लिए चुने गए। अगला प्रश्न है, बैटरी में कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण होता है? PDF में है। या फिर इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि बैटरी में किस प्रकार की
की रिएक्शन होता है। ठीक है, बैटरी में किस प्रकार की रिएक्शन होता है, बहरहाल कोई भी हो समझ होना चाहिए, सब सॉल्व हो जाता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है बैटरी में, सबसे पहले आप जानते हैं। और बैटरी में क्या भरा जाता है ये आप भी जानते हैं। तो कौन सा क्रिया होता है अंदर, रासायनिक क्रिया होता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी, ये विद्युत जो है उत्पन्न होता है ना। तो अगर रिएक्शन पूछा हो गया तो आपका केमिकल रिएक्शन बताना है। अगर आपका रूपांतरण फॉर्मेशन पूछ रहा है तो आपको रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में जो है मतलब इंटरचेंज या फिर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। इसके अलावा इसका जस्ट मैं आप 2-3 बताऊंगा जो इसे ध्यान रखना है, जो आपके एग्जाम में आते हैं, हालांकि बड़ा हल्का है, आप लोगों को पहले से ही आता होगा। विद्युत मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये रहा आपका विद्युत मोटर, ये रहा विद्युत मोटर, इसमें जो सप्लाई दे दीजिए तो ये क्या होता है, कोई भी घिरनी घुमाना है, नल से पानी निकालना है, यानी रोटेट करना, चाहे जो भी चाहिए यंत्र वाला काम ये करना स्टार्ट करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। लेकिन जस्ट इसका उल्टा डायनेमो है। डायनेमो आपने देखा होगा, आप शायद नहीं देखे हो क्योंकि आपका अगर उम्र 25 के अंदर का है तो शायद आप ना देखे हो, लेकिन हम देखे हैं। डायनेमो एक ऐसा युक्ति होती है, गांव घर में पहले मोटरसाइकिल नहीं हुआ करता था, तो जिनके पास साइकिल थे वो भी बड़े आदमी हुआ करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे रिम के अंदर एक कार्बन के ब्रशेस लगे होते थे, जो ये रिम जब चलता था तो ये ब्रश इस रिम से घिसता था और जो आपका आवेश उत्पन्न होता था, इस आवेश से सामने एक डायनेमो जलती थी। तो इस युक्ति में क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कहां पे होता है, डायनेमो के अंदर। ठीक है, तो डायनेमो और विद्युत मोटर एक दूसरे के जस्ट वाइस वर्सा उल्टा है, ये भी ध्यान रखेंगे। विद्युत बल्ब का जो है क्या होता है भाई, विद्युत बल्ब में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी दो और प्रकाश लो, यानी इलेक्ट्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। उसी प्रकार से आप सोलर के जो प्लेट होती है, सोलर की जो बैटरियां होती है, उसमें क्या होता है भाई, सौर ऊर्जा का इलेक्ट्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि डीएनए कहां पाया जाता है, देखिए ये भी बताए हैं कि डीएनए कहां पाया जाता है, और ये भी बताए हैं कि कौन से 2 ऐसे प्राणी हैं जिनके में न्यूक्लियस में डीएनए नहीं होता है। ये भी बताए हैं कि कौन से ऐसे 2 प्राणी हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक नहीं होती है। तो आपको सिर्फ सुनना था, है ना। डीएनए कहां पाया जाता है, तो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियस कहां रहता है, किसी भी सेल के मध्य में रहती है। ठीक है, देखिए मैंने एक चीज और बताया था एक दिन कि भाई सेल तो खुद में इतने छोटे हैं कि हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। उस सेल के अंदर भी कई ऐसे संरचना है जो अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, है ना, न्यूक्लियस, कोशिका द्रव, कई सारे ऐसे चीज है, राइबोसोम्स, है ना। तो ये सब अलग अलग है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं प्रकृति कितने बड़े कारीगर होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर है, तो न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए पाया जाता है। एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, और डीएनए का होता है डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका फुल फॉर्म भी कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई क्या है, तो कोशिका है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किए थे, तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किए थे, है ना। कौन किए थे, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किए थे। कोशिका का जो जीवित कोशिका का जो खोज किए थे ये लुवेन हॉक किए थे। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, खाली कोशिका का प्रयोग करना एक अलग बात है और जीवित कोशिका पे खोज करना अलग बात है। तो लुवेन हॉक कोशिका का खोज किए थे, शब्दों का प्रयोग किए थे हुक बाबा। ठीक है, इसके अलावा जो आपका पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो बेसिक डिफरेंस है ये क्या है कि पादप कोशिका में सेल वाल पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है, जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। और भी डिफरेंसेस है। एक आपको मैं बताया हूं कि आजकल काफी ट्रेंड में है यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। देखिए मैंने आपको एक चीज देहाती भाषा में बताने का कोशिश किया है कि यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। देखो प्रोकैरियोटिक जो है ये हमेशा गरीब होता है, जो हमेशा क्या होता है, गरीब कोशिका होता है। भाई गरीब अमीर नहीं, यहाँ पे मैं आपको याद रखने के लिए बताता हूं कि गरीब आदमी के पास क्या होता है ना भाई, कि हमेशा कोई ना कोई चीज की कमी लगी रहती है ना। तो इसके पास भी बहुत सारे चीज की कमी है, जैसे आप इसमें जो है राइबोसोम नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, बहुत सारे चीज इसके अंदर नहीं होता है। तो अगर याद है पूरी तो बहुत अच्छा है। अगर एग्जाम में 2 में से 1 करना है तब इसके लिए ये तुक्के वगैरह बड़े काम आते हैं। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, है ना। तो प्रोकैरियोटिक जो है ये हमेशा इसमें कमी खाली रहती है,
और यूकेरियोटिक थोड़ा अमीर स्वभाव के होते हैं। इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में जो कोशिका की बनावट होती है ये किस चीज से बनी होती है। देखिए यूकेरियोटिक के अंदर जो बनी होती है ये सेलुलोज की बनी होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक के अंदर बनी होती है वो किसकी बनी होती है? तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बनी होती है। तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 यानी करंट आपका फाइनेंशियल ईयर जो अभी चल रहा है, जो आपका 31 मार्च 2024 तक चलेगी। देखिए आपका वित्तीय ईयर के बारे में भी थोड़ा सा आपको जानकारी रखना है। देखिए इंडिया में दो प्रकार के वित्तीय ईयर होता है, एक तो होता है भारत सरकार की वित्तीय ईयर और एक होता है आपका आरबीआई का वित्तीय ईयर। ठीक है, देखिए भारत सरकार की वित्तीय ईयर जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, जो आगामी साल के 31 मार्च तक चलती है। और जो आरबीआई का वित्तीय ईयर होता है ये आपका 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, जो अगले साल के 30 जून तक चलती है। ठीक है, तो यहां से भी कई दफा क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। लपेटना है तो बढ़िया से लपेटो। ठीक है, देखिए वित्तीय वर्ष जो 2023-2024 चल रही है, ये भी पीडीएफ में मैंने स्लैब ही पूरा बता दिया था, टेबल बना के। जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं और एमटीएस के लिए तैयारी किए होंगे वो तो छोड़ के नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बताया भाई कि 3 लाख से सालाना जिनके भी इनकम कम है इनको कोई भी टैक्स देना नहीं है। इसमें स्लैब के आगे मैंने 0 लिखा था, इसका मतलब नील है ना। इसके अलावा 3 से 6 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है तो ऐसा नहीं कि 6 लाख पे आपको 5% पे करना है। जो 3 लाख तक की राशि है ये तो नील में चला जाएगा, आगामी जो 3 लाख है उस पर 5% देना पड़ता है। इसके अलावा 6 से 9 लाख के बीच अगर आपकी इनकम है तो 3 लाख पे 0, 3 से जो 6 लाख के बीच में होगा यानी 3 लाख पे आपका लगेगा 5% और फिर से 3 लाख पे आपको लगेगा 5%। इस प्रकार से टैक्स चलता है, यानी 6 से 9 लाख के बीच में 10% की रकम आपको टैक्स के रूप में चुकाना पड़ता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये 10% डायरेक्ट पे नहीं लगेगा, जितने मतलब स्लैब है उसके बीच जो तय किया गया उतना है। जैसे यहाँ पे 3 से 6 में 5% है ना भाई, और 0 से 3 लाख तक में तो नील है, तो 3 लाख में कुछ हो नहीं। 3 से जो 6 बचेगा, 6 में 3 लाख और बचेगा तो उस पर 5%। आज 6 से 9 लाख के बीच में तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब जो है 6 से 9 लाख के बीच में तो 0 से 6 लाख में कुछ नहीं लगेगा, नहीं। 3 लाख तक के माफ, 3 से 6 तक के में 5% और 6 से 9 में 10% ऐसा लगता है टैक्स, है ना। अगला प्रश्न है कि हाल में ही भारत की रक्षा संबंधित करार किस देश के साथ हुआ है। देखिए ये प्रश्न जो है थोड़ा सा मेरे पास ऑप्शन नहीं है और ये प्रश्न भी पूरा क्लियर नहीं है भाई। रक्षा की करार किस मुद्दे पे, कोई कुछ दिया कुछ लिया या फिर कहीं पे कुछ खोला जाएगा, है ना। तो ऐसे में क्वेश्चन ये क्लियर नहीं है, इसलिए मैं इसका आंसर सटीक नहीं दे सकता। फिर भी मैं आपको बता दूं कि अभी जो है मालदीव को राजनाथ सिंह ने कुछ पोते सौंपे हैं, तो यहाँ पे रक्षा करार मालदीव के साथ भी हो सकता है। आप लोग बताइएगा कि ये क्वेश्चन क्या था। अगला प्रश्न है गयासुद्दीन तुगलक के बाद तुगलक वंश पर किस वंश का शासन हुआ। पीडीएफ में है, एक ही चीज क्वेश्चन है। मैंने इसका जो है ये भी बताया था कि ये कब से कब तक शासन किया। ठीक है, क्योंकि पता है, क्योंकि पिछले जो सीचर्स का एग्जाम हुआ उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का पूछा एक बार अलाउद्दीन खिलजी का पूछा था, तो मुझे लग रहा था कि अब यहां से ही पूछेगा। ठीक है, अब पूछा, है ना। तो ये आपका गयासुद्दीन तुगलक के बाद तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन हुआ। एक बच्चे बोल रहे थे गयासुद्दीन, तो देखिए गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली सल्तनत पे 2 शासक हुए। एक तो आपका गयासुद्दीन तुगलक है स्वयं, जो तुगलक वंश के संस्थापक है, एक आपका गयासुद्दीन बलबन भी है जो गुलाम वंश से संबंधित है। तो मैं दोनों आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए जो आपका गयासुद्दीन तुगलक है इसके बाद आपका मोहम्मद बिन तुगलक आया था। पूछा गया था कि इसके बाद कौन से शासक आए, तो मोहम्मद बिन तुगलक आए। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही पढ़े लिखे शासक थे, अपने जमाने के यानी हीरो थे ये। ठीक है, इसके अलावा 1325 से 1351 तक इन्होंने शासन किया, है ना। अब देखिए अगर गयासुद्दीन बलबन पूछा होगा तो इसके बाद जो शासक आए ये कैकुबाबाद है। कैकुबाबाद या शमसुद्दीन कैमर्स को ही आपको जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक भी माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका बलबन के बाद पूछा गया होगा गयासुद्दीन बलबन, तो आपका जो है कैमूर्स या कैकुबाबाद हो जाएगा। अगर आपका गयासुद्दीन तुगलक के बाद पूछा गया होगा तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल की बात करें, कल भी बात किए थे, 1206 से 1526 ईस्वी तक जो है इसका चलता है। और 1526 ईस्वी में क्या होता है कि समाप्त हो जाता है, भूकंप आती है, नहीं, पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है। ठीक है, पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर की विजय होती है और इब्राहिम लोदी के साथ ही लोदी वंश की समाप्ति और साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत की भी समाप्ति हो जाती है और भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है, जो लगभग कहां तक चलती है, 1857 तक चलती है। इसके बाद 1857 में जो है सिपाही विद्रोह होता है मेरठ से, 10 में 1857 को भड़का था। चर्बी वाला कारतूस जो है तत्कालिक कारण था। उस समय अंग्रेज वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, है ना। इसी के समय जो है अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को पकड़ के जो है बर्मा ले गए, जहां
वहां पे उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी समाधि वहीं पे बनाई गई, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा गुलाम, यहाँ पे जो 5 वंश है 1206 से 1526 तक, इसमें कौन कौन से वंश आए भाई? तो गुलाम आए, खिलजी आए, तुगलक, सैयद, लोधी। अब इसको याद करने के क्या तरीके हैं? गुल खिला तुम सनम लो, क्या? गुल खिला तुम सनम लो, इस प्रकार से गाना गा दो, अच्छा लगेगा, फीलिंग भी चेंज हो जाएगी और क्वेश्चन भी याद हो जाएगी। अब देखिए गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी है। तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक है। सैयद वंश के बहुत पूछता है, खिज्र खां है। और लोधी वंश के बहलोल लोधी है। ठीक है, इस प्रकार से जो कुछ दिल्ली सल्तनत के शासक हैं उनके जो है उपनाम भी है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहते हैं भाई? सिकंदर ए सानी कहते हैं। लाख बख्श किसे कहते हैं भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत के कुछ और उपलब्धि है जो अलग अलग शासकों के पास है। जैसे बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लगवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने लगवाया। तुर्कान चहलगानी दल का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। जीतल और टका, देखिए जीतल और टका से एक क्वेश्चन और आता है कि जीतल किसके बने हुए थे और टका किसके बने हुए थे, है ना? दोनों चलाया था कौन? इल्तुतमिश। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो जीतल बना था, नाम से लग रहा है जीतल, जीतल शीतल मतलब ठंडा ठंडा, तो ये आपका तांबा से बना था। किससे बना था? तांबा से। ठीक है, और जो टका बना था, आज भी बांग्लादेश का मुद्रा टका है, तो टका जो बना था ये आपका अर्जेंटम से बना था, चांदी से बना था, तो इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इल्तुतमिश जो है यहाँ पे एक, हाँ जीतल और टका जो है इल्तुतमिश हो गया। अस्थायी सेना का बंदोबस्त कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। प्रथम बार नहर निर्माण का कार्यक्रम कौन किए थे? गयासुद्दीन तुगलक ने किए थे। सबसे अधिक मामलों में बहुत ज्यादा नहरों का निर्माण कौन किए थे बड़े पैमानों पे? तो फिरोज तुगलक ने किए थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। प्रथम महिला शासिका कौन रहा इंडिया का? रजिया सुल्तान। किस वंश से बिलोंग करती है? गुलाम वंश से। किसकी बेटी है? इल्तुतमिश की बेटी है। दीवाने कोही, दीवाने बदगान, दीवाने खैरात, ये आपको जो है काफी बार एग्जाम में देखने को मिला होगा। खास करके अगर आप पीसीएस वगैरह देते हैं तो आपको अच्छे से ये क्वेश्चन देख के जाना चाहिए अगर पीसीएस वगैरह की आप पीपीटी देने जा रहे हैं तो, क्योंकि उसमें वहां पे जो है कथन के अनुसार क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो दीवाने कोही ये किससे रिलेटेड थे भाई? तो ये कृषि विभाग थे। किससे? एग्रीकल्चर से। इसकी जो संस्थापक थे ये कौन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसकी अभी बात हमने करा कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था। ठीक है, इसके अलावा इसी कारण में इब्न बतूता आया था ना जी, है ना? इसके अलावा दीवाने बंदगान, बंदगान से स्पष्ट है कि दास विभाग, दास मतलब जो गुलाम होता था उससे संबंधित है ना? तो दीवाने बंदगान और दीवाने खैरात, दीवाने खैरात जो है, खैरात से मतलब मुफ्त होता है, तो ये दान विभाग है। ठीक है, तो जिसमें से दीवाने बंदगान और दीवाने खैरात, इन दोनों का स्थापना जो है फिरोज तुगलक ने करवाया था, और दीवाने कोही का जो स्थापना है ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। ध्यान रहेगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, बैसाखी का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? ये देखिए पीडीएफ अभी 5-6 ही दिन हुआ है, क्योंकि मुझे पता था कि अभी चल रहा है, ये पूछा जाएगा, है ना? और मैं सिर्फ बैसाखी नहीं, इंडिया के किस कोने में क्या कहा जाता है इसे सब बताया था। आपके सामने मैप है, यही मैप दोहरा रहा हूं, पहले भी दिखाया हूं, है ना? देखिए ये क्या है, ये होता है बेसिकली आपका नववर्ष वाला त्योहार। क्या होता है? नववर्ष वाला त्योहार होता है। नववर्ष, नववर्ष देखिए इंडिया में जो जनवरी महीना है ये तो भाई हमारा नहीं है ना पूरा प्रॉपर, है ना? ये तो मतलब क्रिश्चियन धर्म वाला कैलेंडर है जो हम लोग देखते हैं, हालांकि सब काम हमारा इसी में होता है, लेकिन जनवरी में हमारा नववर्ष नहीं होता है जो यहाँ पे क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग नववर्ष होते हैं। ठीक है, नया साल। देखिए ये बिहू है, ये आपका असम में होता है नववर्ष, है ना? ये इस अभी जो बिहू मनाया गया है अप्रैल में होता है नववर्ष जनरली, है ना? तो ये जो अभी मनाया गया है ये वाली बिहू को कहते हैं भैया रंगोली बिहू, जो कल पूछा गया था, रंगोली बिहू कहा जाता है। ठीक है, और मैं इसे याद रखने का तरीका बताऊं कि बिहू देखिए 3 प्रकार के होते हैं, और जो होली के समीप होता है ना उसे रंगोली बिहू नाम रखिए। तो होली जनरली कब होता है? फरवरी मार्च में होता है। और होली कैसा त्योहार है? रंगों का त्योहार है, रंगोली का त्योहार है ना? तो इसलिए जो बिहू नजदीक में होता है वो रंगोली बिहू है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका बिहार में होता है, हमारे गाँव में भी होता है, खास करके मिथिलांचल रीजन में, तो इसे जूड़ शीतल कहते हैं। देखिए यहाँ पे शीतल लिखा है, तो ये हमारा नववर्ष है, मिथिलांचल का नववर्ष है। इसी प्रकार से आप तमिलनाडु के अंदर चले जाएंगे तो इसे पोतांदु कहा जाता है। जो ज्यादा पूछा जाता है उस पर फोकस कर रहा हूं, बाद में आप देख लीजिएगा, पीडीएफ तो हम दे ही देते हैं, है ना? तो ये पोतांदु जो है ये तमिलनाडु के अंदर नववर्ष है, मनाया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि पोतांदु कितने दिन तक मनाया जाता है, तो बता दीजिएगा पोतांदु 4 दिन तक मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए गुड़ी पाड़वा है, गुड़ी पाड़वा ये सेंटर में है, ये महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र के अंदर गुड़ी पाड़वा मनाया जाता है, महाराष्ट्र का नववर्ष है। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए बैसाखी, जो आपके एग्जाम में अभी अभी छपे हैं, बैसाखी जो है ये पंजाब वगैरह में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका अप्रैल में मनाया जाने वाला त्योहार है जो नववर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके अलावा अगला है कि लाइकेन किस समूह से संबंधित है, कि ये भी पीडीएफ है। लाइकेन किस समूह से संबंधित है? मैंने आपको कहा था कि भाई लाइकेन लाइकेन लाइकेन, इसके अलावा जो है शैवाल, लाइकेन शैवाल। इसके अलावा कई मामलों में काफी हद तक जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, ये आपका सब जो है किसमें समूह में आ जाता है?
थाइलोफाइटा में आ जाता है। किस में आ जाता है? थाइलोफाइटा में आ जाता है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि लाइकेन से संबंधित जो इतने बड़े प्रश्न थे मुझे समझ में नहीं आया, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि एक्चुअल क्वेश्चन क्या था। लेकिन वो एक बच्चे बोले कि भाई किस समूह में आता है, कहां आता है, लाइकेन क्या है, पूछा गया है ना। तो अगर ये पूछा गया एग्जैक्ट, इसमें मैं 80% वोट डालूंगा कि 100% ये क्वेश्चन पूछा गया था, नहीं पूछा गया था, लेकिन लाइकेन से क्वेश्चन पूछा गया है। और एक बच्चे ये भी बताया कि भाई कहां आते हैं लाइकेन, क्या है लाइकेन, तो इसलिए मैं बता रहा हूं, इसमें सारा मसाला आपको दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा भाई लाइकेन किस श्रेणी में आ जाएगा? थाइलोफाइटा में। अब थाइलोफाइटा के बारे में क्या है? थाइलोफाइटा सजीव जगत के सबसे बड़े पादप समूह है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसमें कौन कौन से आते हैं? कवक आते हैं, काफी हद तक जीवाणु आते हैं। काफी हद तक कहने का मतलब है कि सभी जीवाणु नहीं आते हैं, ठीक है। देखिए हर चीज में कुछ ना कुछ अपवाद होता है ना, तो इसी में जीवाणु कुछ ऐसे हैं जो इसमें नहीं आते, लेकिन काफी हद तक आते हैं, करीब करीब, ठीक है। अब देखिए मोलस्का संघ पूछा जाता है आपसे, तो मोलस्का को याद रखने के लिए मैंने बताया था कि भाई जिसके ऊपर कवच लगा हो, जो पहले से हेलमेट पहना हो पूरे शरीर में, उसको जो है मोलस्का कहिए। जैसे सीपी कहिए, घोंगा कहिए, ऑक्टोपस कहिए। ऑक्टोपस भले ही स्पंजी होता है, लेकिन ये भी छुप के पूरा अंदर कर लेता है, तो ये भी जो है सेफ रहता है अपने खोल में, ठीक है। तो ऑक्टोपस। इसके अलावा एनिलिडा, एनिलिडा जो है ये आपका केचुआ जोंक, जिसकी आकार ट्यूब जैसा होता है, जिसकी शरीर जो है लीच के जैसा होता है, रस्सी के जैसा होता है। हाँ, तो सांप को नहीं बता दीजिएगा, है ना, सांप को नहीं बता देना है भाई, है ना। तो ये एनिलिडा में आ जाएगा। अर्थोपोडा, अर्थोपोडा, अर्थोपोडा में क्या क्या आ जाता है? मकड़ा आ जाएगा, मच्छर आ जाएगा, मक्खी आ जाएगा, कैटरपिलर आ जाएगा, केकड़ा, केकड़ा जो देखें, क्रैब, ये भी आपका किसमें आता है? अर्थोपोडा में आ जाता है। यानी जैसे कीट पतंग की बात आएगी तो अर्थोपोडा में आ जाएगी। इसके अलावा उभयचर और रेप्टेलिया, उभयचर मतलब जो जल और स्थल दोनों पे रहता है, इसे उभयचर कहते हैं। जैसे महामही मेढक, ठीक है, ये अपना मेढक है। इसके अलावा जो रेप्टिलिया है, रेप्टिलिया मतलब रेंग के चलने वाला है, सांप, छिपकली, मगरमच्छ, ये सब भी जो रेप्टिलिया जो है, या और जो आपका उभयचर है, ये शीत रक्त प्राणी होती है। अब शीत रक्त प्राणी क्या होती है? अब शीत रक्त प्राणी ये होती है कि ऐसे प्राणी जिसको वायुमंडल में बदलते हुए टेम्परेचर के साथ साथ अपने बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उस हिसाब से ढालना पड़ता है, उसे शीत रक्त प्राणी कहते हैं। जैसे आप कई दफा देखे होंगे कि नदी के बाहर जो है मगरमच्छ निकल के धूप सेकता रहता है, या फिर किसी उद्यान वगैरह में आप देखे होंगे। नदी में देखना तो दुर्लभ है भाई, लेकिन उद्यान में देखना काफी इजी है कि उद्यान में पानी से निकल आया और धूप सेक रहा है। वो ऐसा क्यों करता है? अपने बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन करता है ना, क्लाइमेट के हिसाब से। ये शीत रक्त प्राणी होते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा थोड़ी है कि हम जो है ठंडा पड़ रहा है तो हम जो है हमेशा आग के पास ही रहते हैं, हमारा इंटरनल टेम्परेचर कम हो जाता है, ऐसा नहीं। हमारा टेम्परेचर फिक्स है 37। कल ये भी पूछा था, देखिए कल ये भी पूछा था कि बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, यानी मानव शरीर का, तो 37 डिग्री सी होता है, बता दूं। और अगर फेराइड में पूछा तो 98.6 या 7 फेराइड बता देना है। 98 तक भी, 98.8 तक बता सकते हैं आप। इसके अलावा जो आपका केल्विन में पूछे तो आपका जो है 310 के बता देना है, ठीक है। तो ये तीनों पैमाने में मैंने बता दिया, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में बॉडी का टेम्परेचर एक सामान्य व्यक्ति का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था कि शीत रक्त प्राणी को जो है क्लाइमेट के हिसाब से अपने टेम्परेचर को नियंत्रित करना पड़ता है। और इसमें कितने चेंबर वाला हार्ट होता है? तो 3 चेंबर वाला हार्ट होता है, ध्यान रखेंगे, किसमें? रेप्टेलिया और उभयचर में, ठीक है। अपवाद क्या है भाई? हर चीज का एक अपवाद होता है, अभी अभी जवान से सब निकला था। तो इसमें जो है 4 चेंबर वाला है, कौन? मगरमच्छ। इसीलिए सीजीएल 2022 के प्रे में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मगरमच्छ में कितने चेंबर वाली हृदय होती है। अगर जो बच्चा यहां तक के ऊपर लाइन खाली देखा होगा कि रेप्टिलिया और उभयचर में 3 चेंबर वाली हृदय होती है और अब बात पे ध्यान नहीं दिया तो उसकी तो गई 2.5 नंबर, है ना। तो अपवाद है मगरमच्छ। मगरमच्छ में जो है 4 चेंबर वाली हृदय पाई जाती है। अब देखिए स्तनधारी और जो आपका पक्षी होता है ये गर्म खून के प्राणी होते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि हमारा जो है टेम्परेचर फिक्स होता है, लगभग अगर टेम्परेचर बिगड़ जाए तो हम बिगड़ जाते हैं, फिर डॉक्टर का दरवाजा के पास जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है स्तनधारी और पक्षी जो है फिक्स टेम्परेचर यानी गर्म खून के प्राणी होते हैं। इसमें 4 चेंबर वाली हृदय होती है, इस प्रकार से कुछ, है ना, इस प्रकार से कुछ। और यहाँ पे 2 निलय होते हैं और 2 आलिंद होते हैं, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि राहुल शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से? देखिए कल भी संतूर ही पूछा गया और आज भी संतूर ही पूछा गया था। मतलब अभी संतूर संतूर चल रहा है, संतूर साबुन, है ना, महकते रहो दिन भर, है ना। तो ये संतूर, संतूर क्या बजाते हैं भाई? राहुल शर्मा संतूर बजाते हैं। और ये कौन है? तो ये जो पंडित शिव कुमार शर्मा जी हैं उन्हीं के पुत्र हैं, है ना। तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये कश्मीरी पंडित है भाई। इसके अलावा ब्रिजभूषण, ब्रिजभूषण काबरा क्या बजाते हैं? तो ये आपका गिटार बजाते हैं। क्या बजाते हैं? गिटार बजाते हैं। देखिए मैं जनरली सब कुछ बता चुका हूं जो आपके लूसेंट और ये छोटे मोटे किताब में है, ये तो लगभग पढ़ा चुका हूं। कुछ ऐसा जो आ जाता है बाहर
आर्ट्स, जैसे आपने कभी सुजाता महापात्रा का नाम सुना है? सुजाता महापात्रा का नाम सुना है? लगभग नहीं सुना होगा, क्योंकि जनरली छोटे छोटे किताब में रहते ही नहीं है। लेकिन ये एग्जाम में पूछा गया था ना, किससे संबंधित है? ओट से संबंधित है। तो इसी प्रकार से मैं कुछ नाम लाऊंगा वाद्य यंत्र में जो आपको काम आएगा, ठीक है। ब्रिजभूषण काबरा ये गिटार बजाते हैं। जुबिन मेहता ये आपका सिम्फनी बजाते हैं। क्या बजाते हैं? सिम्फनी, है ना। इसके अलावा डॉक्टर कुंजमणि, राजेंद्र प्रसन्ना, है ना, हरिप्रसाद चौरसिया तो सभी जानते हैं, पन्नालाल घोष सभी जानते हैं। तो जो सभी जानते हैं ना, वो आपके कोई काम का नहीं। जो सभी आप जानते हैं वो कोई काम का नहीं। उसे क्या करते हैं, मतलब अब मुझे अंधेरे में भी कोई पूछेगा किस देश में रहते हो, तो मैं थोड़ा बताऊंगा अमेरिका में। मैं जानता ही हूं ना, तो मैं क्यों याद करूं, क्यों टाइम उस पर किल करूं? जो नहीं जानते हैं उस पर टाइम किल करो, ठीक है। तो कुंजमणि, राजेंद्र प्रसन्ना, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष से बांसुरी संबंधित है, ठीक है। अब मैं बांसुरी का याद यहाँ पे बात आ गया, मैं बता दूं आपको, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं एसएससी कि बांसुरी जो है या फिर कोई भी फूंक मारकर बजाए जाने वाले जो वाद्य यंत्र होते हैं जो हवा से बजते हैं, फुकनी हो गया, बांसुरी हो गया, शंख हो गया, और भी कुछ ऐसे कुछ जो भी है ना। तो ये सब बेंजो वगैरह जो आपका दोस्ती पिक्चर में दिखाया गया, मैं नहीं जानता उसे क्या कहते हैं, शायद बेंजो ही कहता है ना। तो ये जो भी फूक मार के बजाया जाता है ना, ये सभी सुशील वाद्य यंत्र के उदाहरण है। और एक होता है आपका घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र क्या होता है? जिसे भी ठोक के बजाते हैं ना, जिसे भी एक पर दूसरे को पटक पटक के बजाते हैं, उसे घन वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे झायल, करताल, मजीरा, है ना। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा बुद्धादित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी, विलायत खां, उमा शंकर मिश्र, ये सभी सितार प्ले करते हैं। पंडित रविशंकर साहब को भी शामिल कर लेना। इसके अलावा के बैद्यनाथन, संगीता राजन, एल सुब्रमण्यम ये वायलिन बजाती है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्कन की पठार से मतलब प्रमुख नदी है? दक्कन की पठार की नदी है। तो ये आपका ऑप्शन में कृष्णा नदी था, कृष्णा नदी राइट आंसर हो जाएगा। दक्कन की पठार की अन्य नदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है? महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के रेंज के महाबलेश्वर स्थित से, ठीक है। तो यहां ध्यान रखेंगे, पहले बता रखे ये बात। पश्चिमी घाट से निकलने वाली कुछ अन्य नदी देख लीजिए, क्योंकि पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। तो हेमावती हो गया, माल प्रभा हो गया, घाट प्रभा हो गया, कामावती हो गया, तुंगभद्रा हो गया, हेंगकौल हो जाएगा, मूसी नदी हो जाएगा। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं जो पश्चिमी घाट से निकलती है ना। इसके अलावा पश्चिमी घाट का जो क्या है, तो भारत का हॉट स्पॉट है। क्या है? भारत का हॉट स्पॉट है। और मैंने ये भी बता रखा है कि दुनिया में कितने हॉट स्पॉट है, तो बता दीजिए भाई 36 हॉट स्पॉट। कितने? 36 हॉट स्पॉट है दुनिया में, जिसमें से 4 खाली भारत के अंदर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कहां पे हैं। इसके अलावा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामलाई। अन्नामलाई कहां पे है? केरल के अंदर है। पश्चिमी घाट की एक और चोटी है दोदा बेटा, जो काफी फेमस होता है, जो नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है, और ये सेकंड सबसे ऊंची चोटी है ना। ये बात भी ध्यान रखना है। पश्चिमी घाट की लंबाई लगभग कितनी है भैया? 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य पड़ते हैं? मतलब कौन कौन से? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये सब पश्चिमी घाट को जो है छूने वाला स्टेट है। इसके अलावा अगला प्रश्न पूछा गया था 1855 में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? देखिए ये बताया हूं कि सिंधु और कान्हो, मैंने 3 मुर्मू का नाम याद रखने को बताया हूं, चंद्रानी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, गिरीशचंद्र मुर्मू। देखिए मुर्मू जो है अभी राष्ट्रपति है देश के, है ना। तो ये संथाल विद्रोह के जो नेता है सिंधु और कान्हो, ये भी मुर्मू समुदाय से ही बिलोंग करते थे। तो ये किसी न किसी रूप में उजागर होंगे ही होंगे, और आने वाले दिन में भी इनके लिए अच्छे अच्छे काम किए जाएंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये संथाल विद्रोह से संबंधित है आपका। कौन? 1855 में कौन सा विद्रोह हुआ था? संथाल विद्रोह। इससे संबंधित कौन है? सिद्धू और कान्हू। ये कहां पे हुआ था? छोटा नागपुर के पठारी इलाके में, जो कहां पे है? झारखंड के समीप है। उस समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे? ये भी बताया हूं, तो कैनिंग थे। कैनिंग उस समय गवर्नर ही नाम था, है ना। अब अगर कोई सोच रहा होगा कि वायसराय था, तो मैं बता दूं कि उस समय तक गवर्नर ही नाम था। लेकिन जब 1857 का विद्रोह में सफलता हाथ लग जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसके अलावा यहाँ की जो शासन व्यवस्था है ब्रिटिश क्राउन के पास चली जाती है, तो वहां जो है इसमें थोड़ा सा फेरबदल करता है और गवर्नर पद को वायसराय का पद कर देता है, और पहला वायसराय इस प्रकार से लॉर्ड कैनिंग ही बनता है। ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला एक प्रश्न पूछा गया था, रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है? किस नृत्य के लिए पद्म पुरस्कार दिया गया था? इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। देखिए रुक्मिणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम के लिए पद्म पुरस्कार जीती है। यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसी, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, टी बाला सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम सभी भरतनाट्यम संबंधित है, कल बताया था। सोनल मानसिंह, संयुक्ता पनिगिरी, ये सब ओडिसी से है ना। नैना झावेरी बहने मणिपुरी से है। एक प्रश्न पूछा गया था कि बजरंग पुनिया को किस खेल में गोल्ड मिला था? देखिए बजरंग पुनिया को जो है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में गोल्ड मिला था। बजरंग पुनिया जो है भारतीय पेशेवर रेसलर है, सभी जानते हैं। बजरंग पुनिया जो है आपका विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय मतलब खिलाड़ी है। कॉमनवेल्थ 2022 में बताया गया, यही तो प्रश्न पूछा था, गोल्ड जीता था। अगर आपसे पूछे कॉमनवेल्थ 2022 में भारत कितने पदक जीते? 61 पदक, है ना। टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पुनिया ने कांस्य जीता था। इस प्रकार से निखत जरीन, अगर आपसे पूछे अब कि निखत जरीन किससे संबंधित है, तो महिला बॉक्सिंग संबंधित है। विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पे हुआ है? नई दिल्ली में। भारत को कितने गोल्ड मिला है? 4। कौन कौन जीती है? नीतू गनखार, स्वीटी बुरा, निखत जरीन और लवलीना बोरहैगन। ये 4 लेडी है जो अभी संपन्न हुआ है आपका विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप नई दिल्ली, उसमें जीती है, ठीक है। 1989 में कौन सी योजना चलाई गई थी? जवाहर रोजगार योजना। इंदिरा आवास 1985-86, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000,
ट्राइसेम कार्यक्रम 1979, अंत्योदय कार्यक्रम 1977-78, इसके अलावा अंत्योदय अन्नपूर्णा योजना, ये अलग अलग है, अंत्योदय अलग योजना है, अन्नपूर्णा अलग है, ये 2000 में चलाया गया था, ठीक है। और नरेगा जो नाम आप जानते हैं 2006 में चलाया गया था, बाद में इसी का नाम बदल के मनरेगा किया गया, ठीक है। मनरेगा दुनिया की पहली एकमात्र ऐसी संस्था है जो 100 दिन का गारंटी रोजगार प्रदान करती है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात क्या है। देखिए दोस्तों, वीडियो कितना भी लंबा हो, अगर आपको एग्जाम देना है ना तो पूरा ही देखना है ना, काफी काम आएगा। तो पुदुचेरी का लिंगानुपात सर्वाधिक है केंद्र शासित प्रदेश में, और ऐसे केरल राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है, ऐसे मतलब सामान्य स्टेट में, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा है। देखिए जनगणना पे एक होल वीडियो पड़ा है, आप देख लीजिएगा चैनल पे, जिसकी 20,000 के करीब व्यू होंगे, आप देख लीजिएगा, आपको जनगणना से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। मैंने ग्राफ के माध्यम से वहां पे समझाने का काम किया है। एक नृत्य पूछा था, लुंगी पंछी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो दोस्तों ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट में आए सभी प्रश्नों का एक गहन एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगता हो तो एक लाइक, है ना, एक लाइक और एक दोस्तों को शेयर जरूर करें, और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों ये पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका नाम है टुडे एग्जाम। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा। जिस प्रकार से चैनल का नाम है टी कैपिटल और डी कैपिटल ई कैपिटल, उसी प्रकार से टुडे एग्जाम में टुडे एग्जाम लिख के आप सर्च भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा मतलब टेलीग्राम चैनल, और आप ऐड हो जाएगा वहीं पे, आपको पीडीएफ सारे निःशुल्क मिलेंगे।